हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग 500 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू किए हुए थे, तो आज के सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ T20 टॉप 20 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। T20 टॉप 20 क्यों? क्योंकि 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो केमिस्ट्री में बन सकता है उनकी ये क्वेश्चन श्रृंखला है। ठीक, आज हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। इसमें 10 क्वेश्चन, अगले वाले में 10 क्वेश्चन और पूरे के पूरे डिटेल्ड आपके क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। और इस तरीके के प्रश्न हम पिछले भी 500 प्रश्नों की श्रृंखला में ला रहे थे और ये हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आपका पूरा पटवारी का पेपर नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आज का केमिस्ट्री का ये सेशन चल रहा है, ठीक, और इसके बाद मैं एक पार्ट और लेकर के आऊंगा। इसमें 10 क्वेश्चन है, अगले वाले में भी 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक साबुन का विलयन होता है, किसका विलयन होता है? एक साबुन उदासीन विलयन होता है, अम्लीय विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो हम लोग साबुन से नहाते हैं उसकी बात कर रहा है कि वह कौन सा विलयन होगा। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय कोई नहीं। तो पहले तो आप एलिमिनेट करो, कोई नहीं। उदासीन तो होगा नहीं, अम्लीय और क्षारीय में आपको कंफ्यूजन होगा। तो साथियों, किसी भी अम्ल को क्षार के द्वारा उदासीन किया जा सकता है, किसी भी क्षारीय विलयन को अम्ल डाल के उसकी क्षारीयता कम की जा सकती है, उदासीन किया जा सकता है। तो हमारे बॉडी से पसीना, स्वेट वगैरह निकलता है तो उसमें थोड़ा बहुत अम्लीयता होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा साबुन का जो विलयन बनाया जाएगा वह क्षारीय होगा। कैसा होगा? वह क्षारीय होगा। आंसर हमारा 3 होगा। इसे नोट कर लीजिए, क्षारीय विलयन होगा। अब क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार? ठीक साथियों, मैंने केमिस्ट्री के लगभग बहुत सारे आपको लेक्चर्स कवर करा करके मैंने प्रोवाइड करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक, उनमें जो चीज कवर नहीं हो पाई हैं उनको भी मैं यहाँ प्रश्नों के माध्यम से आपका सॉल्व कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा। सबसे पहले क्षार की बात कर लेते हैं कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ठीक, अगर क्षार की बात करेंगे तो ये OH- आयन उत्पन्न करता है। OH- आयन अगर उत्पन्न करेगा तो क्षार कहलाएगा। और अगर बात करें H+ आयन की, H+ आयन अगर होगा तो वो होगा अम्ल। H+ आयन अम्ल, और अगर OH- आयन है तो क्षार होगा। क्षार जो है जल में हाइड्रोक्साइड मतलब OH- हाइड्रोक्साइड या फिर OH- उत्पन्न करता है, आयन उत्पन्न करता है। ठीक, याद रखोगे। एग्जाम्पल में देखोगे, अगर H+ आयन की बात करेंगे तो HCl, अगर HCl की बात करें तो यहां पर आपका क्या है, H+ आयन है और Cl- आयन आपस में जुड़ करके बॉन्ड बना लेंगे और HCl बन जाएगा। तो यहाँ H+ आयन है, अगर जिस भी विलयन में H+ आयन है तो वह अम्ल कहलाएगा। और दूसरा एग्जांपल देख लो, H2SO4, H2SO4, यहां पर H2+ आयन है। कितना है? H2+ आयन। ये ज्यादा अम्लीय होगा HCl से। जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतना वो ज्यादा अम्लीय विलयन होगा। ठीक, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर OH- आयन है तो वो उतना ही क्षारीय होगा। एग्जाम्पल देखोगे, NaOH, Na+ आयन OH- आयन आपस में जुड़ के NaOH बनाता है और यहाँ NaOH में ठीक बॉन्ड बन जाता है और NaOH का विलयन बन जाएगा। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। OH- आयन जिसमें है वो क्षार है, H+ आयन जिसमें है वो अम्ल है। इतना याद हो गया? ठीक, वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार जो होते हैं वह प्रबल क्षारक होते हैं। यहां पर आप देखो, लाल लिटमस को नीला कर देता है अगर क्षार होगा। अगर क्षारीय विलयन में अगर लिटमस पेपर डालते हो तो क्या कर देगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। ये किसमें गुण है? ये क्षार में ऐसा है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देखिए कि साबुन का विलयन जो है वो क्षारीय होता है, जो हमारा आंसर हो गया। अगर पीएच स्केल पर बात करें साथियों
पीएच स्केल होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। पीएच स्केल हमारा 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर के 14, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर पीएच स्केल में विलियन का पीएच स्केल मतलब पीएच वैल्यू जो है, पीएच मान जो है, अगर वो 7 है, तो हम बोलेंगे वह उदासीन है। क्या है? उदासीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 से ज्यादा है तो यहां OH माइनस आयन होगा, 7 से कम है तो H प्लस आयन होगा, मतलब 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में है तो क्षारीय होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ जाता है तो हम बोलेंगे वो क्षारीय है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। अम्ल क्षार वाला टॉपिक भी यही है। ठीक, उदासीन 7 होगा पीएच मान, 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षार होगा। पीएच स्केल में मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है। ये आपको याद रखने हैं, इसे फटाफट नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, कोलाइड में कण आकार की परास किसके बीच होती है? अब यहां पर आपको ऑप्शन दिया है। सबसे पहले कोलाइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोलाइड क्या होता है? अब ये बोल रहा कोलाइड में कण का जो आकार होता है उसकी जो रेंज होती है, परास मतलब रेंज होती है, वो रेंज इन ऑप्शन में क्या होगा? तो सबसे पहले कोलाइड समझ लेते हैं। देखिए कोलाइड क्या है? छोटे छोटे बहुत छोटे कण होते हैं। ठीक, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक, विषमांगी मिश्रण मतलब मैंने आपको मिश्रण वाला पोर्शन अच्छे से समझाया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हमने मिला लिया। अगर वो क्या बोलते हैं अनुपात, निश्चित अनुपात में नहीं होंगे, दोनों पदार्थ निश्चित अनुपात में नहीं मिले होंगे तो मिश्रण कहलाएंगे। और अगर वो दिखाई देंगे अलग अलग इंडिविजुअल तो वो विषमांगी मिश्रण होगा। और अगर एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाएंगे, मतलब एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो वो समांगी मिश्रण होगा, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। तो यहाँ विषमांगी मिश्रण की बात कर रहा है, मतलब छोटे छोटे कण जो हैं वो अलग से पृथक दिखाई देंगे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज्यादा। उदाहरण जैसे कि दूध में जो कोलाइड होता है, रक्त में कोलाइड होता है, साबुन में कोलाइड होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। कोलाइड के कण का आकार जो परास होती है वो 10 की पावर 7 से 10 की पावर -10 मीटर होती है। ये इसका रेंज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10 की पावर -7 से 10 की पावर -10 मीटर होती है, जो कि बहुत ज्यादा कम होती है। इसे आप लोग को याद रख लेना है, नोट कर लेना है। कोलाइड के बारे में फिर से समझो। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। यह भी नोट कर लो कि कोलाइड जो है वो एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अति सूक्ष्म कणों के रूप में परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, जिसे परिप्रेक्षण माध्यम कहते हैं। मतलब सर्वविषमांगी मिश्रण है, एक पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स्ड अप है, और उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत छोटा कण है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए, आपका 10 की पावर -7 से 10 की पावर -10 मीटर। ये होगा कोलाइड का साइज, आकार, उसका आकार की रेंज परास बोल सकते हो। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया आज का हमारा। तीसरा क्वेश्चन, उत्प्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? यहां पर ध्यान देना, गलत कथन पूछ रहा है, सही नहीं। मतलब 3 यहां पर ऑप्शन जो होंगे वो उत्प्रेरण के लिए सही कहलाएंगे। उत्प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है? किसी भी अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए हम लोग उत्प्रेरण का यूज करते हैं, उत्प्रेरण मिलाते हैं। एक चीज याद रखना, उत्प्रेरण जब हम मिला रहे हैं तो अभिक्रिया अगर चल रही है तो उसकी गति को तीव्र करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अभिक्रिया स्टार्ट करने के लिए हमने उत्प्रेरण का उपयोग किया, स्टार्ट करने के लिए नहीं। अगर कोई अभिक्रिया स्टार्ट हो गई है, उसकी गति काफी धीमी है, उसकी धीमी गति को तीव्र करने के लिए हमें उत्प्रेरण कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? 4 ऑप्शन क्या क्या है? उत्प्रेरण अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है, नहीं करते हैं। और इसमें पूछा गलत कथन,
उत्प्रेरण एक अभिक्रिया के साम स्थिरांक को परिवर्तित करते हैं। साम स्थिरांक अभी समझाऊंगा। सह एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, या फिर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं अधिकतर एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। तो ये भी सही बात है। जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे बायोगैस वगैरह जो हम बनाते हैं, उसमें उस अभिक्रिया को तेज करने के लिए उत्प्रेरण का उपयोग किया जाता है। हमको कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो अभिक्रिया अधिकतर एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, उसमें एंजाइम मिला देते हैं, तो वह बायोगैस का जो निर्माण हो रहा है वो बहुत तेजी से होना चालू हो जाता है। बायोगैस मुख्यतः कैसे बनती है? खाद वगैरह जो सड़ाते हैं, तो जो सड़ना होती है, सड़ने वाली जो प्रोसेस है, वो लगभग 10-20 दिन लग जाती है। तो उसकी जो अभिक्रिया है, उसको सड़ाने की जो प्रोसेस है वो बहुत तीव्र कर देते हैं हम लोग एंजाइम वगैरह मिला करके, उत्प्रेरण मिला के। तो ये पहला और दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आंसर तीसरा भी नहीं है, आंसर होगा चौथा। साम स्थिरांक को परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया। ये चीज समझो, साम स्थिरांक क्या है। देखो, साम स्थिरांक यह अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा के बीच का अनुपात होता है। मतलब आपने उत्पाद क्या चीज, उत्पाद और अभिकारक, ये चीज आपके जो क्वांटिटी आप ले रहे हो, मतलब दो आपके पास क्या है, आपके पास अभिकारक हैं, उनको जब आपने मिलाया तो वो बनाएगा प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद बनाएगा। दो अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक रिजल्ट देगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोल रहा है, अभिकारक की जो मात्रा है और उत्पाद की मात्रा के बीच का अनुपात होता है, वो साम स्थिरांक है। और ये बोल रहा है कि साम स्थिरांक को ये परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित कर देंगे भैया, कैसे परिवर्तित कर देंगे? तो आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर का। ठीक। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में और देखो, जिसका उपयोग रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उत्प्रेरण क्या है? अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते, लेकिन यह केवल अभिक्रिया को तीव्र करता है, अन्यथा गति जो होती है धीमी होती है, जो प्रोसेस होती है वो काफी धीमी होती है। आई होप क्लियर है, बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी बात है कि उत्प्रेरण का कार्य एक ही है कि अभिक्रिया को तीव्र करना। आंसर हमारा दूसरा है, बी नंबर का। उत्प्रेरण एक अभिक्रिया के साम स्थिरांक को परिवर्तित करता है। ये गलत है, नहीं करता है। और उसने पूछा है कौन सा गलत है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन। मतलब हम लोग के पास क्या है, सॉलिड है। ठीक, सॉलिड मतलब ठोस। अपने पास कोई ठोस वस्तु है, ठोस से सीधे सीधे गैस में परिवर्तित करने की जो प्रोसेस है वह पूछ रहा है। मतलब ठोस को पिघलाओगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड जो द्रव है वो उसको और ज्यादा गर्म करोगे तो वो गैस में बदलेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल परिवर्तन ऐसे ही होता है। जो ठोस है पहले द्रव में, द्रव जो है वो गैस में। परंतु ये बोल रहा है कि ठोस से सीधा गैस में अगर जो प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस का नाम होगा ऊर्ध्वपातन। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण क्या है? वाष्प बनना, द्रव का गैस में परिवर्तन होना, वाष्प में कन्वर्ट होना। जो पानी है गर्म करते हो वाष्प बन जाता है। मतलब द्रवीय अवस्था जो है वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो रही है। ठीक। क्वथनांक, क्वथन क्या होता है? तो हम लोग क्वथनांक जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी द्रव का, किसी भी पदार्थ का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, जहां पर वह उबलता है, मतलब वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में कन्वर्ट होता है। ठीक है। निक्षेपण, निक्षेप ये ज्योग्राफी का वर्ड है कि अब तलछटी जो है, तलछटी में नीचे छोटे छोटे जो कण हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक, निक्षेप कहलाता है। जैसे पानी, नदियां जो बह रही हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के ला रही हैं और कहीं दूर, किसी दूर स्थान पर वो जो कंकड़ पत्थर लाए हैं वहां पर ले जा करके वो छोड़ दी, तो वो निक्षेप के फॉर्म में वहां पर रख दी है, वो निक्षेप कहलाता है। ठीक, तो हमारा आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और भी हैं, उन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, आंसर इज ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में बदले बिना, मतलब द्रव अवस्था में आए बिना ठोस सीधा सीधा गैस में, वाष्प में बदल जाता है। इस घटना को अगर देखना है आपको तो कपूर जला दो। कपूर आप जलाते हो, वो ठोस अवस्था का कपूर सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, तो आप देख पा रहे हो। नेफ्थलीन की गोलियां हैं, वो भी क्या होती है, खत्म हो जाती हैं। आप सामान वगैरह बचाने के लिए अपने बेड वगैरह, संदूक वगैरह में आप रखते हो नेफ्थलीन की गोलियां, तो वो क्या होता है, सॉलिड से सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, गायब ही हो जाता है। ठीक,
तो आप लोग इसको देख सकते हो कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, फैक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा हैं। वाष्पीकरण, यह द्रव को गैस में बदलती है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, वाष्पीकरण है, वाष्प बन जाए। पिघलना, ये जो पिघलना है ये क्या है, यही चीज है कि मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताता था, अभी लास्ट में बताऊं, मेल्ट हो गया मतलब किस ठोस जो है वो मेल्ट होगा, आपका जो आइस है वो मेल्ट होता है। ठीक, आपकी जो आइसक्रीम है सॉलिड होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो कुछ ना कुछ तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो मेल्ट होकर के वो लिक्विड में बदलता है, गैस में नहीं बदलता है। तो जब पिघलना होता है तो ठोस से वो द्रव में बदलता है, ये चीज याद रखोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है और इसी क्वालिटी के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो दबा के, और कमेंट करना है, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक, तभी और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस लेकर के आऊंगा। संघनन क्या है? संघनन मतलब गैस को द्रव में बदलना, संघनित होना। ठीक, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण होकर के गैस ऊपर जाती है। वर्षा कैसे होती है? गैस ऊपर गई वाष्पीकरण के बाद और क्लाउड मेकिंग हो गया, वहां बादल जो है वो आपस में क्या करते हैं, संघनित होते हैं, और वहां पर वो ठंडा होना चालू हो जाता है और वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्वथन क्या है? यह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है। अभी बताया मैंने। निक्षेपण, किसी सतह पर कणों या तलछट के जमने की प्रक्रिया, ये देखो तलछट के जमने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है। ठीक, भूगोल से संबंधित है, बताएंगे आपको। ये सारी चीजें नोट कर लो, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स, इसे पक्का नोट करो क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न। 5वें प्रश्न पर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद एक समान तत्व है। मतलब बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि दोनों में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। क्या क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है? तो आंसर होगा कार्बन। कार्बन ऐसा तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद होता है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लो इसमें क्या हो, तो कार्बन आंसर हो गया। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो साथियों, आप जो भी खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो उसमें चावल जैसे खाते हो तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो कि आपकी बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, सोर्स होता है। जो आपको ऊर्जा मिल रही है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। ठीक है, आपको कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक, ये 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, आपका बॉडी नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो? तो ये तीनों आवश्यक हैं। उसमें जो ऊर्जा वाला पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। हमको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा मिलता है। तो अब देखो, मुख्य रूप से पौधों द्वारा निर्मित होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि गन्ना, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट्स के रूप में माना जाता था, जहां से कार्बोहाइड्रेट का नाम प्राप्त हुआ था। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन जीवित प्रणाली के सबसे प्रचुर मात्रा जैव अणु हैं। सही है, जैव अणु कहलाते हैं। आपको प्रश्न बन सकता है कि जैव अणु किसे कहते हैं? तो आंसर दोगे प्रोटीन को। मुख्य स्रोत, अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, बोलते हैं ना प्रोटीन चाहिए तो दूध पियो, अंडा खाओ, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, मांस, ये सारे के सारे स्रोत हैं, सोर्स हैं प्रोटीन के। ठीक, वे शरीर के वृद्धि और रखरखाव के लिए भी आवश्यक हैं। बायोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, पोषक तत्व वाले चैप्टर में। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक एक फैक्ट जो यहां पर एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं वो एक एक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो यहां अमीनो अम्ल से बने होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी है। तो कार्बन तो है ही, और ये कार्बन के हाइड्रेट्स ही हैं। तो आंसर हमारा कार्बन होगा, जो ऐसा तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जा रहा है। आज का अगला प्रश्न क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन हमारा आज का 6वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक होगा संतृप्त और एक होगा असंतृप्त। ठीक, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो जितने भी एथेन, मेथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी संतृप्त हैं। हमको पूछा असंतृप्त, तो यहां पर बेंजीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के बने जो भी यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है? बेंजीन है। ठीक, ये आपको याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लो कि हमारा आंसर बेंजीन हो गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अणु का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? वो होगा CnH2n+2। ये इस फॉर्म में आपको सूत्र लिखना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है। ये सारे कैपिटल हो गए हैं, इसको आप लोग लिख लो। CnH2n+2 अगर ये फॉर्मूला है तो हम बोलेंगे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मतलब जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी का फॉर्मूला जो है ये यही होता है। जैसे कि मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4, एथेन का C2H6, ठीक, C3H8, C4H10। ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ये चलता जाएगा। ये किससे आए हैं? इससे आए हैं। C की वैल्यू 1 रखो तो आपको n की वैल्यू आपको पुट करनी, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इथेन आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे प्रोपेन आएगा। इस तरीके से ये सारी चीजें चलेंगी। ये सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक, मतलब जो ईन वाले हैं, एथेन मतलब एथीन, और प्रोपेन, प्रोपीन या प्रोपाइन, ये सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। ये एन वाले सारे संतृप्त हैं, ये याद रखो। तो हमारा जो मीथेन, इथेन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन जो है वो असंतृप्त है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध बनते हैं, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो कि ईन और आइन में बनता है। ठीक है, ईन और आइन में बनता है। जैसे बेंजीन, एल्कीन, ये ईन है, ईन वह है ना, और या फिर आइन जुड़ा हो, ईन, बेंजीन, एल्कीन। ईन वर्ड आए मतलब उसमें डबल बॉन्ड है, आइन वर्ड आए तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एन वर्ड आए मतलब एथेन, पेंटेन, तो उसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको नोट कर लो। आई होप क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संश्लेषित रबर नियोप्रीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, कैप्रोलैक्टम या एक्रिलोनाइट्राइल? तो आंसर है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इसका आंसर होगा, क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो क्या है नियोप्रीन? नियोप्रीन समझोगे कि इसे पॉलीक्लोरोप्रीन या क्लोरोप्रीन रबर भी कहा जाता है। तो यही पूछा है कि क्लोरोप्रीन हमारा आंसर होगा। ठीक है, यह क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण द्वारा निर्मित संश्लेषित रबर हैं। इसको याद कर लोगे तो बहुलकीकरण, बहुलक क्या होता है? ठीक है, बहुलक क्या होता है उसको आप लोग नोट कर लो। बहुलक जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कई भाग। बहुलक, बहुत सारे भाग हैं, हिस्से हैं। ठीक, एक बहुलक एक बड़ा अणु या बृहद अणु होता है। एक अगर बहुलक की बात करें तो बहुत बड़ा अणु होगा या फिर बहुत बृहद अणु होगा, जो मूल रूप से कई उप इकाइयों का संयोजन होता है। मतलब बहुत सारे उप इकाइयां हैं उसकी, मतलब कई इकाइयों से बना है और एक बड़ा अणु बना करके रखा गया है, उसको बोलते हैं बहुलक। तो यहां पर हमारा आंसर है क्लोरोप्रीन। ठीक है, नोट कर लो, क्लोरोप्रीन कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, किसको? पॉलीक्लोरोप्रीन को। हमारा प्रश्न क्या था? संश्लेषित रबर नियोप्रीन, ये किसका बहुलक है? तो क्लोरोप्रीन का। नोट कर लोगे। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न हमारा आज का, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति में वृद्धि करता है कहलाता है। ये मैंने बोला कि गति में, अभिक्रिया की गति में वृद्धि करता है, अभी मैंने समझाया था, उत्प्रेरक कहलाता है। आंसर क्लियर है, उत्प्रेरक। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिया हूं ताकि आपको संदमक, वर्धक और मंदक इसके बारे में भी पता रहे, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनेगा। उत्प्रेरक तो
पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए, उसकी गति को वृद्धि करने के लिए हम लोग उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। आंसर ये है, बाकी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, उत्प्रेरक क्या है? अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं, ये याद रखना है। उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते हैं, ये जो प्रारंभ हुई अभिक्रिया है उसकी गति को तीव्र करते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे। लेकिन यह केवल अभिक्रिया की गति में वृद्धि करता है, धीमी गति से जो भी अभिक्रिया चल रही है। संदमक नोट कर लीजिए साथियों, संदमक क्या होता है? एक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करता है। तीव्र करने वाले को उत्प्रेरक हमने नाम दे दिया, कैटलिस्ट नाम दे दिया, लेकिन मंदा करने के लिए संदमक, मंद मतलब धीमा, मतलब संदमक का मतलब हो गया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को धीमा करने के लिए इस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अगर वर्धक की बात करेंगे, वर्धक वर्धन कर रहा है, ठीक। एक वर्धक एक पदार्थ है जो कि उत्प्रेरक के साथ अपनी गतिविधि या चयनात्मकता बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। मतलब ये भी उत्प्रेरक की तरह ही होता है, वर्धन का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो अपनी गतिविधि को बताता है उत्प्रेरक के साथ में ही, ठीक, इसमें कोई डाउट मत कर रखना। मंदक की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। मैंने अभी लेक्चर लिया था, कौन सा? न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड का उपयोग करते हैं, है ना, उसको थोड़ा धीमा करने के लिए। और वहां पर हमने क्या देखा था कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक को अटैक करते हैं, धीमी गति से चलने वाले, और उस नाभिक को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अपार ऊर्जा निकलती है, वहां से 3 नए न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ था। वो 3 नए न्यूट्रॉन जो है आगे फर्दर नाभिकों पर अटैक करते हैं और ये अभिक्रिया चलती जाती है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन को हम कंट्रोल में लाने के लिए मंदक का उपयोग करते हैं, मंदक का उपयोग करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन का उपयोग तेजी से बढ़ने वाले न्यूट्रॉनों को धीमा करने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए किया जाता है मंदक का उपयोग। संदमक रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करना है, और मंदक न्यूक्लियर रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की जो गति है उनको धीमा करना है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल में लाना है जो किसी नाभिक को टकराएंगे और उसका विखंडन करेंगे और अपार ऊर्जा निकलेगी। इन सभी फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, एल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध डबल बॉन्ड होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, CnH2n। किसका? एल्कीन का। मैंने बोला 3 चीजें हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मैं आपको समझा देता हूं, इसका आंसर नोट कर लो और कुछ चीजें समझ लो, नोट कर लो। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसे आपको बहुत ही तरीके से समझ लेना है, ठीक। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन में समझा रहा हूं। क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तीनों का फॉर्मूला सबसे पहले नोट कर लो। क्या? CnH2n+2, इसका होगा CnH2n, इसका होगा CnH2n-2। कैसे याद करें? इसको याद कर लिया, CnH2n +2 जोड़ दिया, एल्केन हो गया, -2 कर दिया तो एल्काइन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। ये जो है ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये जो है ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जितने एन वाले ग्रुप आएंगे वो सब सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करके देख लेते हैं। अगर n = 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा CH4, 1 पुट किया तो आ जाएगा CH4, 2 पुट किया हमने तो C2H6, ठीक। फिर C3H8, C4H10, C5H12, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, ये सारे एन वाले ग्रुप हो गए। अगर यहां पर देखेंगे तो 1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि डबल बॉन्ड
के लिए 2 कार्बन चाहिए, तो n=2 से स्टार्ट होगा, तो यहां हो जाएगा C2H4, ये 6 है, ये 4 हो गया। यहां पर पुट करेंगे n=2, इसमें भी 2 कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, C2H, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2, इस तरीके से बनेगा। ये हो गया, ये एथेन है, ये एथीन है और एथाइन है, ठीक। ये प्रोपेन है, ये प्रोपीन है, 4, अगर आप 3 पुट कर दे 3 दूनी 6, ठीक। C4 8, C5 10, ये हो गया एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, समझ लो अच्छे से। फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे n=3, तो हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4, ठीक। फिर उसके बाद 4H6, 5H8, ऐसे आपका आता जाएगा। ये हो गया एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। फिर से समझोगे, ये वाली लाइन अच्छे से देखो, ये है एथेन, ये है एथीन और ये है एथाइन। ये है पेंटेन, क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ये है प्रोपीन और ये है प्रोपाइन। ये है ब्यूटेन, ये है ब्यूटीन और ये है ब्यूटाइन। ये है पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। ये फॉर्मूला है, कैसे याद रखें, एल्कीन याद हो गया, CnH2n, +2 किया एल्केन हो गया, -2 किया एल्काइन हो गया, इसे नोट कर लो। तो यहां पर मैंने बोला डबल बॉन्ड कौन बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है एल्काइन, सिंगल बॉन्ड बनाता है एल्केन। हमारा आंसर क्या हो गया, CnH2n, ये आपको नोट कर लेना है। यहां पर आपको ये सब कैपिटल में हो गया, CnH2n, ऐसे आपको लिखना है, ठीक। नोट कर लीजिए प्रॉपर। अगला प्रश्न, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। क्या बोलता है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाया जाने वाला स्टार्च खालिस्तान की लंबी श्रृंखलाओं से बना होता है। क्या वो सेलुलोज का बना है, ग्लूकोज का, माल्टोज का या गैलेक्टोज का? किसका पूछ रहा है? ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाया जाने वाला स्टार्च किसका बना होगा? तो साथियों, इसका आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का बना होता है, इसे नोट कर लो। क्या होता है ग्लूकोज, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, इनको आपको याद रख लेना है। क्या होता है ग्लूकोज? तो ग्लाइकोजन मनुष्यों, जंतुओं, कवक और जीवाणुओं में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा भंडारण का कार्य आपको जब वीक हो जाते हो, जब कुछ भी खाना पीना आपका उल्टी दस्त सब चालू है, तो आपको ड्रिप चढ़ाई जाती है। उस ड्रिप को क्या कारण है चढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपको बॉडी में डायरेक्टली ग्लूकोज की क्वांटिटी भेज रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप ग्लूकोज घोल के पीते हो, है ना, ग्लूकॉन-डी के नाम से, ठीक। तो उसका मतलब क्या है? ग्लूकोज की कमी हो रही, बॉडी में ऊर्जा की कमी हो रही है। तो डायरेक्टली अगर हमको ऊर्जा चाहिए, है ना, बिना खाना खाए हम ग्लूकोज में कन्वर्जन अगर हमको चाहिए, डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोजन मनुष्य, जंतुओं, कवक और जीवाणुओं में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज ग्लूकोज के बहुलक हैं। तो ये तीनों किसके बहुलक हैं? ये हैं ग्लूकोज के। कौन कौन? स्टार्च, हमारा आंसर बता ही रहा है कि स्टार्च किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का है। उसके अलावा 2 और याद कर लो, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये तीनों के तीनों ग्लूकोज के बहुलक हैं। बहुलक क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अणुओं की लंबी और दोहराई जाने वाली श्रृंखलाओं से बने पदार्थ। बड़े बड़े अणु जो होते हैं, है ना, वो बहु मतलब बहुत सारे, है ना, बने हैं। अणुओं की लंबी लंबी श्रृंखला है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स शर्करा अणु कहलाता है। ये नोट कर लोगे कि ये शर्करा अणु हैं। प्रोटीन और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाए जाने वाले 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। ये चीज मैंने आपको बताया था। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, बहुत अच्छे से बायोलॉजी में क्लियर करूंगा। तो आई होप ये पूरा 10 क्वेश्चन आपको समझ आया होगा
और ऐसे ही और भी प्रश्न आपको मैं लेकर के आऊंगा अगले सेशन में, जो कि पार्ट 2 होगा। T20 टॉप 20 क्वेश्चन हैं हमारे केमिस्ट्री के, बेस्ट क्वेश्चन। क्लियर? ऐसे ही और प्रश्नों को लगाना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, इसकी PDF डाल दूंगा मैं, ठीक है। बाकी के सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेल करना है कर लो वहां पर, ठीक है। मस्त जबरदस्त पढ़ाई करो, ठीक। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।